बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं अजमेर से जुड़ी उन प्रतिभाओं को, उन शख्सियतों को आप लोगों की अदालत में पेश करता हूं जिसने राजस्थान का सर ऊंचा किया हो, अजमेर का सर ऊंचा किया हो, अजमेर की खुशबू को लेकर जो व्यक्ति जयपुर, दिल्ली और दूर तक जाता रहा है। आज जिस शख्स को लेकर आया वो राजनीति का एक ऐसा सितारा है जो जुगनू से शुरू हुआ और सूरज तक पहुंच गया। जिस शख्स ने अजमेर की मिट्टी को जयपुर में ले जाकर इतने ऊंची ओहदे पर बैठा दिया है कि आज हमें गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो केडर बेस्ड पार्टी है उसमें हर चीज़ छन छन कर आती है। कोई भी सपना इतनी जल्दी साकार नहीं होता। लंबी यात्राएं तय की जाती हैं, लंबे आंदोलनों से गुजरना पड़ता है, लंबी प्रतिभा का एक सफ़र तय करना पड़ता है। ओम बढ़ाना एक ऐसा नाम है जिसने छोटी सी एक क्यारी से अपनी राजनीति को शुरू किया और आज वो प्रदेश के महामंत्री बन चुके हैं। प्रदेश महामंत्री को छोटा पद नहीं होता। यहाँ आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो इसी पद को छोड़कर मुख्यमंत्री बने हैं और इसी पद पर ओम बढ़ाना को काबिज करवाया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और एक ये संकेत है कि अगर इस पार्टी के इस ओहदे तक कोई व्यक्ति पहुंच गया है तो निश्चित रूप से छत से आसमान देख रहा है। खिड़की से आसमान देखने की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई और अब इनके लिए उड़ने के लिए एक पूरा आसमान है। यहाँ दूसरी बात और कहना चाहूँगा, और दूसरी बात यह है कि ओम बढ़ाना एक ऐसा नाम है जो संघर्ष से पैदा किया हुआ है, जिसके गुर्जर समाज से आया हुआ नेता है, लेकिन गुर्जर समाज का नेता नहीं है, सारे समाज का नेता है। आज मैंने उनकी यात्राएं देखी, रैलियां निकली उनके समर्थन में, उनके स्वागत में, और उसमें मैंने ये देखा कि न केवल गुर्जर समाज बल्कि मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, सारे समाज, जाट, सारे नेता उनके साथ थे। ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं है बल्कि प्यार का है। प्यार से जो व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करता है वो लंबी यात्रा होती है। ओम जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एक जो सफ़र रहा, पूरी यात्रा रही जो मैंने बहुत छोटे से देखी है। जब आप है ना छोटे से हुआ करते थे, मुश्किल से 18-20 साल के, तो आप में उत्साह था, आप 150-200 लोगों का खाना पटरियों के पास में खिलाते थे लोगों को जाकर। वहाँ से आपने यात्रा शुरू की और लगता नहीं था, लेकिन आपकी आवाज़ में दम था, आपके नेतृत्व में ईमानदारी थी और वो ईमानदारी की पूरी यात्रा आपने तय की। एक बार दर्शकों को ये बताएं कि आपने ये यात्रा किस तरीके से शुरू की और क्या क्या व्यवधान आपके बीच में आए, और आज जिस यात्रा के मुकाम पर आप पहुँचे हो उसके बाद का मुकाम क्या हो सकता है। पूरी यात्रा बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको भाई साहब धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे अपनों से मुझे मुखातिब होने का अवसर दिया और इस मंच के माध्यम से मैं मेरे अजमेर के अपनों को ये ओम बढ़ाना आप सबको जय श्री राम करता है, जय श्री राम कहता है। आप सबके आशीर्वाद के कारण ही, आप सबके प्रेम प्यार और सहयोग के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल ने जो सबका साथ सबके विकास के विषय को लेकर चलती है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है जहां विचार के प्रति जीने वाले लोगों की एक लंबी श्रृंखला है, ऐसे संगठन में मुझे महामंत्री जैसा दायित्व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी तमाम बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके प्रति कृतज्ञता करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को, जो एक छोटी सी गली मोहल्ले से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि ये सफ़र यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए मैं पार्टी की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आदमी के मन में दृढ़ता हो और संकल्प हो, कुछ करने का जज्बा हो और धैर्य हो और निरंतरता हो। मैंने इस राजनीतिक जीवन में एक बात समझी है, जिस व्यक्ति के पास में लगातार निरंतरता है, सक्रियता है और धैर्य है, वो निश्चित ही अपने लक्ष्य की ओर सफल बढ़ता है और सफल भी होता है। बस शर्त है उसका जो उद्देश्य है वो नियत और नीति उसकी साफ होनी चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
को आज देश के 125 करोड़ लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो वो बोलते हैं वो उनके जीवन में दिखता है, जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करते हैं। मैंने भी मेरे जीवन की शुरुआत इस विश्वास के साथ ही की कि मैं अपने जीवन में पवित्रता के साथ में, संयम के साथ में और सब बड़े छोटों को साथ में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, स्वाभिमान के साथ में अपने लिए संघर्ष करूंगा। और जब भी मुझे अवसर मिला मैं इस अजमेर ज़िले की जनता की सेवा करने का प्रयास करूंगा। आपने जो मेरा सवाल था वो उसका जवाब नहीं दिया। आपने कृतज्ञता प्रकट कर दी पार्टी की, आपने अपने निरंतरता और सब्र का इम्तहान भी दे दिया। लेकिन आपकी ये यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वो पूरी यात्रा का सफ़र बताइए कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और कब आपके दिमाग में आया कि मुझे अब कुछ करना है, और आज जिस मकाम पर पहुँचे ये आपका मुकाम नहीं है, ये भी पड़ाव है जी। ये भी मंजिल नहीं है, ये भी रास्ते का एक पड़ाव है जहाँ आप आ गए हो। लेकिन इस पड़ाव तक की यात्रा का बताएं मुझे। छात्र राजनीति हुई, किस तरीके से, कौन कौन से आंदोलन आपने खेले? ये शुरुआत 2000 आज के 24 साल पहले की शुरुआत है। हाँ, ये बताइए आप। 24 साल पहले जब मैं कॉलेज में आया और मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति के बारे में मेरे समाज के अंदर जैसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी और बाहर जब मैं सुनने को मिलता था तो उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता था। और निश्चित रूप से मैं जिस जाति में पैदा, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। जाति के हक के लिए लड़ना जातिवाद नहीं होता है, जाति के किसी गलत व्यक्ति का समर्थन करना जातिवाद होता है। हाँ, इसलिए मैं जातिवादी में विश्वास नहीं करता, लेकिन जाति के हक की बात करने में विश्वास करता हूँ। बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो मैंने देखा कि मेरे समाज के बारे में, जैसा मैंने जाना है कि गोभक्त समाज है, हिंदुत्व के लिए खड़ा रहने वाला समाज है, लेकिन बाहर जब मैं निकला, अन्य समाजों के कॉलेज में गया, अन्य समाजों के लोगों से मिलता तो गुर्जर समाज के बारे में बड़ी गलत छवि जो देखने को मिली वो मुझे परेशान करती थी जी। और उसके कारण मुझे लगा कि मैं एक विवेकशील व्यक्ति हूँ, मेरी नज़र में समझ रखता हूँ, तो मैं इस अंतर को कैसे पाटूँ जी। तो मुझे उस समय समझ में आया कि मेरा गुर्जर समाज एक विचारधारा की तरफ बह रहा है, केवल और केवल कांग्रेस की तरफ बह रहा है। और उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो भी लीडरशिप थी उस समय, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं किसी का विरोध करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लीडरशिप थी वो पूरे गुर्जर समाज का केवल और केवल, मुझे जहाँ तक लगा कि उपयोग करती थी जी। और उसके कारण दूसरा विपक्षी जो भी राजनीतिक दल था उससे एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि भाई ये समाज तो केवल उस फलानी पार्टी का है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं समाज का विकास अवरुद्ध था जी। मैंने विचार किया कि नहीं, मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। उसी दौर में समाज के अंदर मैंने छात्रों के अंदर एक जागृति के लिए राजस्थान गुर्जर छात्र संगठन का निर्माण किया था सन 2000 में, और उस संगठन के माध्यम से समाज के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा हो, लोग कॉलेज शिक्षा में, जब स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में आए तो समाज के अन्य वर्गों के बीच में भी समन्वय स्थापित कर कर अपनी सनातन, अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ते हुए समाज में समन्वय स्थापित करें। इसके लिए छात्र संगठन का उपयोग हमने करके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। बहुत खूबसूरत। उसी दौर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई और परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे सम्मानित, मेरे पिता तुल्य आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब से मेरा संपर्क हुआ और उनका मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे अपने साथ में टीम में लिया और उनके साथ मैंने काम बिल्कुल इनर, आप उनके समय में इनर कोर की टीम में हुआ करते थे और जो रणनीति रात में तय होती थी और सुबह लागू होती थी, उस रणनीति के अंदर आप वन ऑफ द बेस्ट पार्ट हुआ करते थे और आप के पूरा एक कोरम बना हुआ था और बैसला जी को आपने बहुत नज़दीक से देखा। बैसला जी के उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज भी मैं समझता हूं कि आपकी जड़ों के अंदर जो खाद डली हुई है वो बैसला समाज की है, बैसला के विचार की है और आपने उस विचार को जिंदा की रखा। और आपने बहुत सही बात कही कि जिस समय आप इस राजनीति में आ रहे थे उस समय आपका समाज एक राजनीति के विचार के बह रहा था, बल्कि मैं कहता हूँ बहरा था, सुनना ही नहीं चाहता था किसी दूसरी बात को। आपने एक दूसरी दिशा दी, सनातन उसको वो बनाया। जब आपका ये आंदोलन शुरू हुआ और आपको एक विजेता और एक मार्शल नेता के रूप में स्वीकारा जाने लगा, तो आपने ये नहीं देखा कि जब दूसरी पार्टी के नेता, जिसके अंदर सचिन पायलट भी हुआ करते थे, राजेश पायलट भी हुआ करते थे, और उस समय जब कांग्रेस की मतलब 99% कांग्रेस उसके हाथ में था गुर्जर समाज, उस समय आपने गुर्जर समाज को धीरे धीरे अपने सनातन धर्म से जोड़ा, दूसरी विचार से जोड़ा। तो ये
कैसे जोड़ पाए आप? बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सर, मैं शुरू से राष्ट्रीय विचार में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में रहे, तो पुलिस की सेवा और सेना की सेवा एक जैसी होती है, देश सेवा के समान होती है। तो मेरे अंदर शुरू से जज्बा था, राष्ट्रवादी विचारों से मैं बड़ा प्रभावित रहता था। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने पहले दिन से सन 2000 से ये सोच लिया था कि मैं भविष्य में या तो अगर राजनीति करूंगा तो राष्ट्रीय विचार का समर्थन करने वाले दल की राजनीति करूंगा। लेकिन मैं राजनीति में 2009 में आया जी, सक्रिय राजनीति जिसे कहते हैं। मैंने 2000 से लेकर 2009 तक केवल सामाजिक राजनीति की, और इस मंच से बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँगा, मैंने जो पूर्व में बात कही कि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन जाति के हक की न्यायोचित बात को उठाने में मैं कतई पीछे नहीं हटता। इसलिए मैंने समाज की, जो हमारा पिछड़ा समाज था, गुर्जर समाज की जो स्थिति थी, जो कर्नल साहब ने बीड़ा उठाया, वो मुझे लगा कि कर्नल साहब सही दिशा में समाज की बात को उठा रहे हैं और ईमानदारी से उठा रहे हैं। तो मेरे अंदर भी समाज सेवा करने का जज्बा था। मैंने ईमानदारी से 9 सालों तक, चाहे कांग्रेस का राज रहा चाहे बीजेपी का राज रहा, समाज के लिए ईमानदारी से काम किया, समाज की आवाज़ को ताकत से उठाया। तो जो वही बात मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब व्यक्ति ईमानदारी से, जिसकी ज़रूरत कम होती है उसके ज़मीर में दम होता है, और जो निष्पक्षता से ईमानदारी से काम करता है, धीरे धीरे जनता को उसकी वाणी में सच्चाई नज़र आने लग जाती है। और जब मैं समाज का काम करता था, धीरे धीरे समाज को लगने लगा कि नहीं, ये व्यक्ति समाज के लिए ईमानदारी से काम करने लगा। मेरी वॉइस में ताकत आने लगी, समाज मेरी बात को स्वीकार करने लगा। और जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, एक लंबा समय पूरा होने के बाद में, मैं आज आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि जब 2009 में मेरी लॉ हो गई थी, LLB हो गई, MA BA सब हो गया था, और परिवार का भी प्रेशर आने लग गया था, तब मैंने कर्नल बैसला जी की अनुमति से ही राजनीति में प्रवेश किया। बहुत अच्छी बात है। और कर्नल बैसला जी से मैंने ये पूछा कि भाई, मेरी आदरणीय कर्नल साहब, मैंने 9 साल अपने जीवन को समाज को दे दिए हैं, और मुझे लगता है कि समाज की सेवा करने वाला किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर वो राजनीतिक दल का व्यक्ति है और समाज सेवा की बात करता है, तो वो ईमानदारी से समाज के साथ न्याय नहीं कर रहा जी। सामाजिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति दोनों अलग धाराएं हैं जी। राजनीति से जुड़कर सामाजिक नेता नहीं बन सकता कोई व्यक्ति। बिल्कुल, मैं अगर सामाजिक राजनीति करनी है तो राजनीति से दूर रहना होगा। बहुत अच्छी बात। और राजनीति करनी है तो सामाजिक प्लेटफॉर्म पर अपना आप को पीछे वाली सीढ़ी पर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी समाज के साथ ईमानदारी से न्याय नहीं कर सकता। इसलिए मैंने 2009 में कर्नल साहब से अनुमति मांगी कि सब, मेरे जीवन की पढ़ाई का समय पूरा हो गया, अब मुझे मेरे जीवन में दिशा तय करनी है कि मुझे नौकरी में जाना है या कहाँ जाना है, क्योंकि मैं उम्र के एक जवानी के उस पड़ाव पर हूँ कि आगे मुझे पूरा जीवन में मेरे परिवार को भी संभालना है। कर्नल साहब ने मुझे अनुमति दी कि अब आपको जिस तरह का आपने 8-9 साल का जीवन दिया है, तो अब आपके लिए स्कोप केवल राजनीति ही वजह है, तो अब आगे राजनीति में जाइए, आपको जो दल पसंद आता है उस दल में जाइए। और मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं राष्ट्रीय विचार से शुरू से प्रेरित था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का के जो संस्कार मेरे जीवन में थे, उसके कारण मैंने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी से मेरे अच्छे संबंध थे जी, उसके बावजूद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता बनकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। समाज से जो मैंने नाम कमाया, समाज से जो मैंने पहचान बनाई, उसको मैंने राजनीतिक क्षेत्र में बेचने की कोशिश नहीं की, केवल कार्यकर्ता बना और वहाँ जो मुझे काम मिला उस काम को मैंने सिद्ध कर कर अपने आप को बढ़ाने का काम किया। ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब चुनाव के, अभी विधानसभा का चुनाव था, आप टिकट मांग रहे थे, गुर्जर प्रतिनिधित्व की दृष्टि से आप नसीराबाद से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट आपको नहीं मिला, जबकि आपका हक बनता था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला आपको, उसके बाद में आपने एक सब्र का परिचय देते हुए जो व्यक्ति को टिकट दिया उसके साथ में आप हुए, उसको जिताने की पूरी कोशिश की और आपने उसको जिताया। यही वजह है कि आपका सब्र जो इम्तहान से गुजरा और इम्तहान के बाद परिणाम तक पहुंचा, परिणाम के बाद में आपको महामंत्री बनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि अजमेर का ऐसा कौन कौन से नेता रहे हैं जो इस पद तक पहुंचे हैं। गुर्जर समाज के तो आप पहले हैं, गुर्जर समाज के तो आप पूरे राजस्थान में पहले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप महामंत्री जो गुर्जर समाज का बना, वो तो पहला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना है। लेकिन और कौन कौन से महामंत्री जो हैं जो अजमेर की जमीन से निकले और महामंत्री की पोस्ट तक पहुंचे? आपने ठीक कहा कि गुर्जर समाज की दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के पद पर
मेरा जो स्मरण मुझे ध्यान में आता है कि शायद मैं वो पहला सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो अवसर उस महामंत्री जैसे दायित्व पर मुझे काम करने का अवसर पार्टी ने दिया है। और जहाँ तक अजमेर ज़िले की बात है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, आदरणीय सम्मान्य हमारे वरिष्ठ नेता ओकार सिंह जी लखावत और पूर्व मंत्री श्री किशन सोनगरा जी ही दो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जी जो भारतीय जनता पार्टी में अपने समय में प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, और आज वो जिस जगह पर है आप जानते हैं। नहीं, बिल्कुल वो बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन आप भी कोई कम अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि उम्र के हिसाब से अपनी उम्र में वो पहुंचे, आपकी उम्र में आप पहुंचे, लेकिन मेरा दावा है कि उस जिस उम्र में वो पहुंचे उसके बहुत कम उम्र के अंदर आप महामंत्री पद पर पहुंच गए हैं। आज भी आपका जो है जज्बा करने का, जो काम करने का जज्बा है, वो जब ढल जाती है उम्र तो उसके बाद में रहता नहीं है, लेकिन आप में अभी कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और घर से निकलने की तमन्ना है, बाहर कुछ करने की तमन्ना है। तो गुर्जर समाज की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, न कि मतलब बाकी सारा समाज को आप नेतृत्व दे रहे हैं, क्योंकि अब आप महामंत्री हैं तो महामंत्री पार्टी के महामंत्री, पार्टी में सब लोगों के मतदाता होते हैं, सब पार्टियों के, वो कोई बात नहीं। लेकिन गुर्जर समाज का, क्योंकि पहला व्यक्ति राजनेता ऐसा है जो महामंत्री पद पर पहुंचा है, तो आपसे गुर्जर समाज की बहुत उम्मीदें हैं और आपको भी गुर्जर समाज से बहुत उम्मीद होंगी। तो गुर्जर समाज की आपसे क्या उम्मीद है और आपकी गुर्जर समाज से क्या उम्मीद है, दोनों बताएं। मेरी गुर्जर समाज से क्या उम्मीद है ये तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं तो एक हिंदू हूँ सबसे पहले जी, और सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। जिस जाति में मैं पैदा हूँ उस जाति के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उस धर्म ने, उस जाति ने, उस ज़िले ने मुझे नाम और पहचान दिया है जी, और उसका मैं ऋणी हूँ। तो उससे मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हें तय करना है कि मैं उस योग्य हूँ क्या जिसे सहयोग करना चाहिए, जिसे सपोर्ट करना चाहिए। वो केवल गुर्जर ही नहीं, अजमेर ज़िले की पूरी 3600 कौम को मेरे बारे में विचार करना है। मेरी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, उन्हें विचार करना है, मुझे तोलना है। अगर उन्हें लगता है कि हमारी कौम का एक बेटा, हमारे ज़िले का एक बेटा वास्तव में इस योग्यता के लायक है जो भविष्य में इस ज़िले का नाम और बढ़ा सकता है, तो मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे, इसी तरह मेरा साथ देते रहे। मैं केवल इस मंच से वादा कर सकता हूँ, मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, और बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक की मेरी 15 से 17 साल की राजनीति में बहुत दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ। चाहे मैं जिला परिषद सदस्य रहा, जिले का किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा, जिले का 2 बार जिले का महामंत्री रहा, चाहे मैं 7 साल ओबीसी मोर्चे का प्रदेश रहा, प्रदेश महाअध्यक्ष रहा जी, और अभी प्रदेश महामंत्री। उस पूरे 15 साल के कालखंड में, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जिला हो, इस जिले में मैंने अपना कोई गुट नहीं है मेरा, इस ना ही कोई मेरा व्यक्तिगत व्यक्ति है, मेरे सब हैं और मैं सबका हूँ जी। इस भाव से ही मैंने काम किया है। इसलिए मेरे जीवन में मेरे को ज़्यादा कोई बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से अपेक्षा नहीं है, केवल इतनी अपेक्षा है कि पार्टी की सेवा करनी है, विचार की सेवा करनी है, और जो विचार को जहाँ पहुँचाने का संकल्प हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है, उसमें मैं भी गिलहरी रूपी अपना योगदान दूं और इस भारत माता की सेवा को कर अपना आप को भाग्यशाली समझूं। उसमें अजमेर ज़िले की जनता मुझे इस लायक बनाने में अपना योगदान देगी, सहयोग देगी, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। और जहाँ तक मुझसे समाज की अपेक्षा और अजमेर ज़िले की जनता की अपेक्षा है, अजमेर ज़िले में निश्चित रूप से सब ने अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दे रखा है। सब जगह सम्मान्य विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है। अपने अपने क्षेत्र की जनता की समस्या वो जनप्रतिनिधि के पास जाकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। मैं उन जनता से केवल इतना ही कहूँगा कि उनके माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कराएं, और मुझे भी, मेरे लायक भी कोई काम होगा तो मुझे अवश्य अपने ज़िले का बेटा समझकर बताएं। मैं उसमें जो सहयोग कर सकता हूँ वो करूँगा। और विशेषकर गुर्जर समाज के लिए तो कहना चाहूँगा कि आज ज़िले में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज़िले में गुर्जर समाज का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। संगठन में ही सही, संगठन में मुझे पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है, उस दायित्व का जितना उपयोग करते हुए गुर्जर समाज की कोई न्यायोचित बात होगी, उनका न्यायोचित अधिकार होगा, उनकी न्यायोचित समस्या होगी, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं पूरा प्रयास करके उनको न्याय दिलाने का। मुझे आपकी बातों में एक सवाल और निकला जी, वो सवाल आपकी बातों से निकाला है मैंने कि सत्ता और संगठन दो
पहिए हैं, जी। है ना, संगठन के। एक में पहले जैसे महामंत्री थे भजन लाल जी, वो संगठन में थे, संगठन में रहे, संगठन में सेवा की, फिर पार्टी ने उन्हें एकदम से अचानक सत्ता में उतार दिया। जी। आपको पार्टी ने सत्ता में नहीं उतारा, लेकिन आप कसम बसा तो रहे हैं सत्ता में आने के लिए। यही वजह है कि आप सांसद का टिकट मांग रहे हैं। और मैंने आज भी अपना वो जो आर पार है उसके अंदर आपका जिक्र किया है इसके अंदर। तो आप जब सत्ता संगठन में रहना चाहते हैं या आप सत्ता में आना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं लोकसभा में? मैं जीवन भर संगठन में काम करना चाहता हूँ। तो फिर संगठन से आपका क्या? लेकिन मैंने वही बात कही कि हम सबका साथ सबके विकास सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं भाजपा को। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नारा है। जिले के अंदर जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल को सम्मान मिलता है जी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में अगर गुर्जर समाज की संख्या को देखें तो मैं समझता हूं कि पहले दूसरे नंबर पे मतदाता की दृष्टि में ये समाज आता है। और राजनीतिक जिस संगठन में उस संगठन में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण समाज अपना आप को चौराहे पे खड़ा हुआ समझता है। और जो लोग राजनीति कर रहे होते हैं जिस संगठन में, उससे अपेक्षा भी करते हैं, उससे सवाल भी करते हैं कि आप इस विचारधारा से जुड़े हैं, निश्चित रूप से हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन इस विचारधारा से हमारे को कोई नेतृत्व तो दिलाओ। तो उनकी बात को मैं अपने राजनीतिक संगठन में आगे बढ़ाने का काम करता हूं और उनकी बात को ठीक भी मानता हूं, लेकिन निर्णय पार्टी को करना है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सबको स्वीकार है। मैं जीवन भर सत्ता में भी मुझे पार्टी मौका देती है, तो आज इस मंच के माध्यम से यही कह रहा हूं, सत्ता में भी मुझे किसी दायित्व पर बिठाती है, उसके बावजूद भी मैं जीवन भर संगठन का काम करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संगठन एक विचार के लिए जीने वाला संगठन है। और वो विचार है वसुधैव कुटुंबकम। वो विचार है हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान का विचार है। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित संस्कृति और जीवन मूल्यों के आधार पर भारत की पुनर्स्थापना करने का विचार है। तो मैं जिस संस्कृति से आता हूँ, जिस विचार से आता हूँ, जिस वर्ग से आता हूँ, मैं उसके अंदर अपना गिलेरी रूपी योगदान देना चाहता हूं और वो योगदान संगठन में रहते हुए दे सकता हूं। चलिए एक सवाल मैं आपसे ऐसा पूछ लेता हूं जो पूरी अजमेर की जनता पूछना चाहती होगी और आपसे भी पूछेगी और किसी भी राजनेता से पूछना चाहेगी। यार ये भारी जो लोगों को लाकर यहाँ बैठा दिया जाता है, आज़ादी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने बैठाया, किसी भी पार्टी ने बैठाया और बाहर के नेतृत्व बुलाया, और हमारे यहाँ के जो लाल थे वो रहते रहे, जबकि वो प्रतिभाशाली थे, उनसे ज़्यादा विश्वसनीय थे, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनसे ज़्यादा दूरदर्शी थे, उनसे ज़्यादा सब्र करने वाले थे। तो कितना सब्र की परीक्षा लेंगे? आप क्या कहेंगे इस तरीके का जो होता है, क्यों नहीं लोकल आदमियों को लिया जाता है? आपने बड़ा विचित्र सवाल पूछ दिया, इसका जवाब मैं बड़ा आपके विचित्र तरीके से देना चाहता हूँ। जी, पहले तो मैं कार्यकर्ता होने के नाते, दायित्व होने के नाते इस तरह के सवाल का जवाब देने से मैं उचित नहीं समझता, लेकिन एक अजमेर का नागरिक होने के नाते एक ही बात कहना चाहूँगा, ताली बजी, आवाज़ आपके कान में आई। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर कहीं ना कहीं हमारे को विचार करना चाहिए जिले की जनता को, ऐसा क्यों है? देखिए बड़ा इशारे से ओम जी ने एक बात कह दी कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और ये इशारा जो है देखो आपके पाले में जा रहा है दोस्तों। आप चुनते हो और चुनकर भेजते हो, ये आपका ऊपर बात आती है। ताली तो उन्होंने एक हाथ दे दिया, दूसरा हाथ आप प्रस्तुत करते हो, तो दूसरा हाथ जिस दिन प्रस्तुत होना बंद हो जाएगा उस दिन ये सवाल जिंदा हो जाएगा कि भारत, अजमेर के जो लाडले लाल हैं, जो अजमेर की मिट्टी में पले हैं, बड़े हुए हैं, पुष्पित हुए हैं, पल्लवित हुए हैं, ऐसे लोगों की राजनीति को मौका तभी मिलेगा जब अपना एक हाथ आप भी प्रस्तुत करेंगे। आपने बहुत इशारे से बात कह दी है ओम जी। आपकी इस बात का जवाब मैं नहीं समझता कि अजमेर का कोई और अच्छा राजनेता दे सकता था। आपने बहुत शान से दे दिया है, और मैं कामना करूँगा कि आप सांसद का आपको टिकट मिले और आप अजमेर के सांसद का टिकट तो तय हो चुका है। सांसद का टिकट तय हो चुका है, उम्मीदवार भी तय हो चुका है। हाँ, आप उम्मीदवार हैं? नहीं, उम्मीदवार का नाम तय हो चुका है। ओके, उम्मीदवार का नाम है कमल का फूल। ओके, उम्मीदवार का नाम कमल का फूल है। हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। हमें केवल इतना करना है कि अजमेर ज़िले की जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व में इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस अजमेर ज़िले में कमल को खिलाकर
जिसे भी नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं उसके गोदी में उस कमल के फूल को ले जाकर सदन में बिठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए ओम जी। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छी यात्रा का आपने पूरा बताया, और जिस तरीके के सवालों के जवाब दिए जनता उनसे संतुष्ट होगी। और आपकी इसी प्रतिभा का लोहा मैं मानता रहा हूं, और प्रतिभा का लोहा पब्लिक भी मानती है। और आपको सुखद भविष्य की कामना करते हुए कि आप जिस तरीके से भजन लाल जी ने अपना सत्ता संगठन से सत्ता में पहुँचे, आप भी किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे। और मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब आपने तो अपना सांसद का नाम बता दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी भी सांसद का नाम ओम बढ़ाना रख दे, तो ये इस ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ का दिल्ली में जब ये बात पहुँचेगी तो अजमेर की जो खुशबू है वो वहाँ पहुँचेगी। मैं चाहता हूँ कि संसद में एक बार ओम बढ़ाना को मैं अपने अजमेर का नेतृत्व करते हुए देखूं। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपके महामंत्री काल की मैं शुभकामना देता हूं कि आपका संगठन के अंदर महत्व बढ़े और आप इस महत्वपूर्ण पद को सफलतापूर्वक, कामयाबी पूर्वक अजमेर की जनता के लिए और शहर की जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए आप सुखद और समृद्ध महामंत्री सिद्ध हों। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।